एक बहन कोई अपने बच्चे को गली में उतरने नहीं देती क्योंकि गली में गड्ढा खुदा हुआ है, उसका बच्चा खेलना चाहता है, गली से बाहर नहीं निकलने देती। स्थितियां इन्होंने गंभीर कर दी धीरे धीरे करके। 10-10 साल लग जाते हैं यहाँ के विधायक को कोई आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर बालाजी चौक के रोड बनाने। आप सोच सकते हैं ऐसे विधायक का करप्शन में लिप्त होने के चक्कर में इन्होंने जनता को कितना दुखी कर दिया। 10 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है। दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल में जो ग्राउंड था वो अस्पताल का ग्राउंड था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगों में कमीशन खाने के चक्कर में वहां पे ईंट पत्थर को जमा कर दिया, जबकि यहाँ पर प्रतिभाएं इतनी थी कि आज 10 साल से पहले हमारे यहाँ के बच्चे रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करते थे। अपना तो वो ग्राउंड है, ना वो प्रतिभा को दबाया जाता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या नाली और मुझसे उठे आपकी कॉलोनी में नशे की समस्या है। नशा आपके स्कूलों में पहुंच गया है और बेचा जा रहा है, सरकार के माध्यम से बेचा जा रहा है। अस्पतालों में आपको ड्रग्स के इंजेक्शन सरकार के माध्यम से बेचा जा रहा है। जहाँ पे विधायक के ऑफिस है वहां से आपको ऑटो चलते हैं, लगभग आधे से ज्यादा ऑटो वाले नशे में चलते हैं। और ये सारा नशे का कारोबार, सारे नशा का कारोबार इन्हीं के मिली भगत से ऑपरेट होता है। उन्होंने समाज ने जो समय उनको दिया उसमें उन्होंने क्या करके उनको रिटर्न दिया। और मेरा मानना, जैसे कि आपने पूछा कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता, ना कि मैं ये नाली तुड़वाऊंगा और इसमें से कितने जेई को देना, कितने ए को देना, कितने मेरे पास आना है। वो कैलकुलेशन करने वाला बिजनेसमैन होगा, लुटेरा होगा, भ्रष्टाचारी होगा, नेता नहीं। हमारी जो सोच है कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री हो या ना हो, लेकिन यदि कोई सरकारी स्कूल अपने क्षेत्र में है और उस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आता है, प्राइवेट स्कूल के तर्ज में उसमें फ्री में वैन लगवाएंगे। आपकी बहन बच्चियां जाती स्कूल में पढ़ने के लिए, स्कूल से बाहर निकलते ही उसको बहुत सारे लफंगे टाइप के लोग जो ड्रग्स और इससे पीड़ित रहते हैं, वहां पे निकलने वाली बच्चियों का हर दिन जीना दूर भर करते हैं, उनका प्रॉपर इलाज हो। नमस्कार साथियों, नवसिद्धि संकल्प में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे नवसिद्धि ऑफिस के अंदर में स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका आप सभी के सामने रूबरू करवाऊंगी मैं। और देखा जाए तो जिनकी बात आज मैं स्टूडियो में कर रही हूँ, वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको एक पहचान की आवश्यकता नहीं है, जिनको एक नाम की आवश्यकता नहीं है, सभी उनको जानते हैं। वो चर्चित है सभी की जुबान पर, और खासकर विकासपुरी विधानसभा में सारे के सारे जानते हैं, हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं वो। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, इनसे रूबरू करवाएंगे क्योंकि जनता के लिए ये खड़े रहे हैं और जनता की सेवा के लिए सोशल मीडिया पे भी ये एक्टिव रहते हैं। तो इनकी वीडियोस आप लोगों ने भी देखी होंगी, जब आप देखेंगे तो आप लोग जान पाएंगे कि आज किसके साथ में मुलाकात होने वाली है। काफी चैनलों पर भी देखा जा रहा है इनको, तो आज हमारे चैनल पर भी आज आए हुए हैं, तो हार्दिक अभिनंदन है उनका। किनका मैं बात करती हूँ, महामंत्री भाजपा पूर्वांचल मोर्चा जिला नजफगढ़ दिल्ली मोर्चा प्रदेश जितेंद्र शर्मा जी से। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आपका सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नवसिद्धि संकल्प पे सर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हुई कि आप हमारे ऑफिस में आप आए और आपको देखा जा रहा था, जैसा कि पता चला कि आपका भी सोशल एक्टिविटी काफी रहता है। जी जी। और आप भी पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित हैं, तो आपसे जैसे मिलने का बना तो हो नहीं पाया। जी जी, अच्छा लगा सर, थैंक यू कि आज छोटे से स्टूडियो में आज हमारे आए और अपने शब्दों से आप जनता के लिए कुछ कहेंगे। मैं पहले तो स्टूडियो छोटा बड़ा इस पे नहीं जाऊंगा, लक्ष्य कितना बड़ा है वो मैंने जानता। जी बिल्कुल। तो आपका लक्ष्य, आपका ध्येय क्या है, समाज के प्रति आपका समर्पण क्या है, जी वो बहुत बड़ा है। सबसे पहला सवाल ये है कि सर देखिए, आप भी इसी
धरती पे रहते हैं और हम भी इसी धरती पे रहते हैं, और जो देश में हो रहा है ये भी बखूबी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इससे कोई मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं, मुद्दों पर आते हैं। बात यह है कि जनता की बात करते हैं, ठीक है सर। जनता जो है, जनता के बारे में आपकी क्या राय है? जनता को हम कैसे देख सकते हैं, किस नजर से देख सकते हैं जनता को? अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जनता जो है एमसीडी में केजरीवाल जी को लेकर आई, ठीक है, केजरीवाल जी को लेकर आई, और केजरीवाल जी की जो काम है वो आप देख ही रहे हैं, बखूबी देख रहे हैं। आम जनता उनको लेकर आई अपनी सुख सुविधाओं के लिए, गली मोहल्लों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए। अब एमसीडी में जब केजरीवाल आई, केजरीवाल की सरकार आई अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में, एमसीडी और जनता के? एमसीडी में जैसे कि जो परिस्थितियां हैं, एमसीडी से पहले 10 साल से 11 साल से लगभग दिल्ली सरकार विधानसभा में केजरीवाल की सरकार है, और एमसीडी में 2022 से आई। दिल्ली को नर्क बनाने में जितना कसर 10 साल में इन्होंने कुछ छोड़ रखा था, वो एमसीडी में 1 साल में पूरा कर दिया। ये लगभग विकासपुरी विधानसभा के हम निवासी हैं। विकासपुरी के 6 वार्ड की स्थिति यहाँ की जनता, हम और आप देख रहे हैं कितना बदतर हालत है। चाहे वो विधायक के कार्य क्षेत्र में आने वाले सड़कों की बात करें या उनके 6 के 6 निगम के अंदर आने वाले साफ सफाई और नालियों की बात करें। आज स्थिति ऐसी है कि कोई व्यक्ति, विशेष करके महिला और बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, खेड़ी बाबा पुल के आगे जो कूड़ा घर बनाया गया है, कहने को इन्होंने कूड़ा घर बनाया है, कायदे से कूड़े का निस्तारण और वहां से छांटने का काम या फिर वहां से हटाने का काम उस पूरे घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होके वो पूरे सड़कों पे फैला दिया जाता है। 3-3, 4-4 दिन तक वो सड़ते रहते हैं। इसमें मैंने विशेष बच्चों और महिलाओं के लिए बात इसलिए की क्योंकि कई बार मैं निकलता हूँ, जाम लगे होते हैं, और जो हमारी माता बहनें हैं कि कोई बाइक से आ रही है, कोई स्कूटी से आ रही है, उनके पास परिस्थितियां ऐसी होती है कि वो नाक दबाए या फिर जाके स्कूटी चलाए, वहां पे मरने जैसी स्थिति हो जाती है होटल से। और ये स्थिति सिर्फ एक यहाँ की नहीं, लगभग 6 के 6 वार्ड में पूरे क्षेत्र में, गलियों में, जहाँ गलियों में कूड़ा का जमा नहीं होता, वहां पे ये नालियों से सिर्फ निकाल के जमा कर देते हैं। 15 दिन, महीने दिन, 20 दिन सड़ता रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता, या मजबूरी में आप स्वयं उठाते हैं या फिर वापिस उसी नाली में जाते हैं। तो कहीं से कसर नहीं छोड़ा केजरीवाल और उनकी अब की मौजूदा निगम ने दिल्ली को किस तरह से बदतर किया जाए। अभी बारिश का समय चल रहा है, दुनिया भर की समस्याएं, चाहे वो राजेंद्र नगर की घटना हो, चाहे कल की रात की बारिश में एक माँ और बेटी के डूबने की घटना हो, और इस तरह की तमाम तरह की, और बिल्कुल निकम्मी होकर कान बंद करके ये ना तो जनता के दर्द को सुन रहे हैं, आंख बंद करके ना तो देख रहे हैं, सिर्फ इनको अपनी विधानसभा की तैयारी में लग गया। अब इन्हीं के निगम के पार्षद, इन्हीं के विधायक को आपस में गाली देने का, बुरा भला कहने का काम कर रहे हैं। तो जनता कितनी त्रस्त है, ये तो जनता सामान्य हर गली का, हर जगह की स्थिति से समझ सकते हैं। सर एमसीडी की बात करें या तो फिर किसी राजनीति की बात करें, बीजेपी जो भी सरकार है, आपस में ये लड़ने क्यों लग जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। 10-10 साल हो गए, 20-20 साल, 5-5 साल हो गए कार्य करते हुए एक ही प्लेटफॉर्म पर, फिर आपस के ही ये दुश्मन बन जाते हैं, आपस में ये एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका सबसे बड़ा रीजन पे बात में करेंगे हम। पहले मैं एक विकासपुरी, हम विकासपुरी के निवासी हैं, और सिर्फ अभी हम पूरे देश में नहीं करते और दिल्ली में नहीं करते, सिर्फ विकासपुरी की बात करता हूँ। रीजन से पहले ना ये जनता का जो मजाक उड़ाते हैं ना, वो खंभों पे लगे हुए इनके पोस्टर पढ़ के आता, नेता नहीं बेटा, जो बेटा अपने बाप का नहीं बन पाता वो जनता का बेटा बनने के चक्कर में पूरी जनता को डुबा देता है। जनता का लाडला, ऐसे स्लोगन लिखते हैं अपने लिए, स्वयं को उसके 4-6 लोग लाडला बोलते हैं, और वो लाडला जिसने पूरे विधानसभा को नर्क बना के हर माता बहनों को गलियों में कैद कर दिया है। एक बहन कोई अपने बच्चे को गली में उतरने नहीं देती क्योंकि गली में गड्ढा खुदा हुआ है,
उसका बच्चा खेलना चाहता है, गली से बाहर नहीं निकल देती। स्थितियां इन्होंने गंभीर कर दी धीरे धीरे करके। 10-10 साल लग जाते हैं यहाँ के विधायक को कोई आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर बालाजी चौक के रोड बनाने। तो आप सोच सकते हैं ऐसे विधायक का करप्शन में लिप्त होने के चक्कर में इन्होंने जनता को कितना दुखी कर दिया है। 10 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है, जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है। तो इन्होंने जवानों की जवानी छीन ली, बुढ़ापों को बुढ़ापा में ला दिया, बच्चों का बचपन छीन लिया जो गली में खेल कूद सकता था। उनकी गलियों की ये मिट्टी चोरी करके अपने प्लॉटों में धोने का काम करते हैं। सीवर के नाम पर मिट्टियां खोदते हैं और उस मिट्टी को बेचते हैं। पिछले 10 साल में विधायक ने ये किया। इनके अब पार्षद ये कर रहे हैं, जिस कचरे से पब्लिक परेशान हो रही है उस कचरे का ये धंधा करते हैं, बेचते हैं इनको। हर खत्तों पे पैसों की बोलियां लगती है। 1-2 लाख रुपए एक खत्ता, जो जिसको हम कूड़े का खत्ता कहते हैं, 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीनों तक में खत्ता बेचते हैं। और ये कूड़ा फैलाने का सिर्फ काम इसलिए नहीं कि उनके पास व्यवस्था नहीं कि वो गाड़ियां नहीं उठाएं, वो इसलिए कि उस ठेकेदार के हाथों बिक के वो कूड़े को इस तरह से फैला देते हैं कि 10-15 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जब तक उसके ठेकेदार के वर्कर्स जो है, जो कि आपने देखा हुआ रेडियो पे वो बोरियां बांध के 3-4 दिन तक उसको चुने नहीं, जब तक वो ये ना कह दे कि हमने इसमें से सारा कुछ निकाल लिया, अब कचरा हटाओ। चाहे उसके बीच में बारिश हो, वो कचरा चलता रहे, बीमारियां पनपती रहे, मक्खियां मच्छर फैलता रहे, उसे कोई मतलब नहीं। उसको 3 लाख रुपए में बिका हुआ पार्षद, वो 1 महीने में 3 लाख रुपए में बिक रहा है पार्षद। और ये 6 के 6 वार्ड के पार्षदों की यही स्थिति है। और जब तक वो फिर कूड़ा चलता है, चाहे वहां पे लोग परेशान हो, गिरे, एक्सीडेंट हो, जाम लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। ये कूड़े बेचने वाले, खरीदने वाले ठेकेदारों और वहां के वर्करों के हाथ में बिके हुए पार्षद है। इस कारण से ये जनता समस्या देख रही है। सर, आप समाज सेवा की मैं बात करूं तो आप समाज सेवा कब से कर रहे हैं? मतलब ये सब जो आप देख रहे हैं, जो क्राइम देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, ये कब से देख रहे हैं, कुछ बताएंगे? मेरा बचपन यही बीता है और बचपन से ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को सोच से ना उभरने नहीं दिया, कि नाली और सड़कों के अलावा यहाँ पे सोचने ही नहीं दिया। नालियों में इस तरह से उलझा दिया गया है। यहाँ का विधायक बहुत शातिर है, चाहे अभी का हो, 10-11 साल से तो जनता इन्हीं को देख रही, तो इनको बहुत बड़ी स्थिति से जाने की। ये क्या करते हैं, 6-6 महीने, 7 साल बाद, 2 साल तो रोड को खोद के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद नाली के नाम पे 2 फुट नाली उठा देंगे, फिर 1 फुट सड़क उठा देंगे। आज तमाम जो बालाजी चौक का रोड बना है, उसके रोड से साथ में लगने वाली कॉलोनी की घर की स्थिति है कि 3-3 फुट गड्ढे में लोग घर चले। अब उन घर के मालिकों से पूछना चाहिए, या फिर उनका दर्द समझिए कि वो रोड से खुश हैं, या फिर जाकर लाखों रुपए की उनकी मकान को जो विधायक ने गड्ढे में डाल दिया उससे दुखी है। सड़कों की बात, सड़कों के नाम पे खेल खेला जा रहा है, हर बार तोड़ना, हर बार जोड़ना। रिश्तेदारों की ठेकेदारी है, चाचा विधायक हैं, तो इस तरह से पूरे के पूरे सिस्टम को इन्होंने करप्शन के चक्कर में पूरे जनता को दुखी और प्रताड़ित किया है और कर रहे हैं। अब कुछ दिन से ये फिर से वापिस बाइक पे घूमना शुरू कर दिए। स्थिति यहाँ तक कि जनता या फिर विपक्ष क्या बोले, इनके स्वयं के पार्षद इनको गालियां दे रहे हैं, इनके स्वयं के पार्षद इनको चोर बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं साजिश के तौर पे ये जो मुख्य सड़कों को इन्होंने तोड़ा फोड़ा जोड़ा है, उसमें यहाँ के दुकानदारों की स्थिति आप समझिए, जो क्या 4,000-5,000 में महीने का किराया दे रहा है, उससे जीवन यापन कर रहा है। उनका किराया तक नहीं निकल रहा, उनको मजबूरी इतनी होगी कि वो या तो वहां से दुकान छोड़ के जा रहे हैं या पलायन कर रहे हैं। और इस पलायन से किसको, किस विशेष समाज को लाभ मिल रहा है, ये आप थोड़ा सा गहन चिंतन करेंगे, जनता देखेगी तो ध्यान से दिखते हुए रास्तों में बिरयानी के जो बड़े बड़े दुकान खुले उससे महसूस। और रही बात मेरी, तो मैं जब से मैंने वो संभाला, जैसे युवा का कार्य करते हैं, तो 2007 से मैं हनुमान चालीसा के माध्यम से लोगों को जोड़ रहा हूँ। बहुत सारे जो क्षेत्र में लोग जानते हैं, चालीसा का हमने शुरुआत करवाया, उससे बहुत सारे हजारों लोगों की संख्या जुड़ी थी, अभी भी जुड़े हुए हैं। और अभी उनमें से बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, भाई साहब बैठ के हुए आप वापिस आइए, हम लोग आपके साथ हैं, फिर से हम
जुड़ के उस समाज को उसी तरह से जोड़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ के जो मौजूदा नेतृत्व है, चाहे किधर की भी, उनसे लोग दुखी हैं, प्रताड़ित है, पसंद नहीं करते। इसलिए अब जनता चाहती है कि युवा सोच आए, नई सोच आए, और ये ब्याजखोर और डीलरों वाली वो लॉबी से बाहर के लोग हैं। जिस जो जनता यहाँ पे आप यदि 25 गज का मकान लेते हैं, जमीन कब्जाने वाला या तो जमीन कब्जा लेगा या आप भी बना रहे हैं, तो फिर वहां से माफियागिरी शुरू होती है, ब्याजों की, तो मटेरियल के नाम पे धोखाधड़ी की, उसके बाद गिरवी रखने की। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ की, बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसको नालियों में सिर्फ उलझा कर रख दिया गया, जबकि यहाँ की बेसिक समस्या, आपके पास स्कूल नहीं है, सही स्कूल नहीं है। एक स्कूल है तो उसमें जिसकी कैपेसिटी 2000-3000 बच्चों की, वहाँ पे आपने 8000-9000 बच्चे भर रखे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उसकी जमीन पे बिल्डिंग बना के बिल्डिंग से कमीशन निकालना। दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल में जो ग्राउंड था वो अस्पताल का ग्राउंड था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगों में कमीशन खाने के चक्कर में वहाँ पे ईंट पत्थर को जमा कर दिया, जबकि यहाँ पर प्रतिभा इतनी थी कि आज 10 साल से पहले हमारे यहाँ के बच्चे रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करते थे। अपना तो वो ग्राउंड है, ना वो प्रतिभा को दबाया जाता है। और आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या नाली और मुझसे उठे, आपकी कॉलोनी में नशे की समस्या है। नशा आपके स्कूलों में पहुंच गया है और बेचा जा रहा है, सरकार के माध्यम से बेचा जा रहा है। अस्पतालों में आपको ड्रग्स के इंजेक्शन सरकार के माध्यम से बेचा जा रहा है। जहाँ पे विधायक के ऑफिस है वहां से आपको ऑटो चलते हैं, लगभग आधे से ज्यादा ऑटो वाले नशे में चलते हैं। और ये सारा नशे का कारोबार, सारे नशे का कारोबार इन्हीं के मिली भगत से ऑपरेट होता है। बैटरी रिक्शा वाला एक तो यहाँ के लिए रास्तों के लिए परेशानी बन चुके हैं, वहीं इन बैटरी वालों के लिए उगाही का काम चल रहा है। इनसे 50-100 रुपए लेके उगाही किया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप लोगों को नाली और पानी से जनता को निकलने नहीं दे रहे। मैं तो आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि नाली, पानी और सड़क इन्होंने 10 साल में दिखा दिया कि इन्होंने क्या किया है। आप पूछिए विधायक से, आप पूछिए यहाँ के संबंधित नेताओं से कि मेरे बच्चे को खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड कहाँ पे, तो ये कहेंगे कि यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन यहाँ बारात घर बड़े बड़े बन सकते हैं, जिसमें लाखों रुपए, मतलब एक गरीब आदमी जो 25-50 हजार में अपनी बेटी का शादी निपटाने के लिए ब्याज पे पैसे लेता है, उसको 3-3, 4-4 लाख रुपए आज बड़े बड़े मैरिज ग्राउंडों के लिए देना पड़ता है। और ये मैरिज ग्राउंड किनके हैं और किनके रिश्तेदारों के, ये खुद से समझेंगे, दिख जाएगा। आपके विकास नगर में 2-3 बारात घर जो सरकारी बारात घर होते हैं, जिसमें गरीब आदमी 5-10 हजार रुपए की बुकिंग के साथ वो अपनी कोई भी कार्यक्रम है वो कर सकता है। लेकिन इन बारात घरों को खंडर बना दिया गया, सिर्फ की वाटिकाएं चले। तो परिस्थितियां एक नहीं है, आपको लूटा कैसे जा रहा है। सिर्फ पानी के नाम पे फ्री बोल दिया, बिजली के नाम पे फ्री बोल दिया, उसके बाद आपके जीवन के हर पहलू से, हर चीज में से करप्शन किया जा रहा है। तो ये जनता को ही जागना पड़ेगा, जनता की सोचना पड़ेगा। परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए जनता को खुद से पूछना चाहिए। नाली पानी की तो जो तुमने स्थिति की है तो की है, लेकिन अब मेरे बच्चे के स्कूल के नाम पे बिल्डिंग बनाना नहीं होता। स्कूल का आधार ही वहाँ की अच्छी शिक्षा का होता है, अच्छे वहाँ के माहौल का होता है। लेकिन हमने भी बिल्डिंगें बना दी, तो ये ठगने का काम चल रहा है। अब बात करें तो जैसे कि प्रोटेस्ट करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, दिन पे दिन देखा जा रहा है कि ना कुछ धरना प्रदर्शन होता रहता है। लेकिन धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन ना उस पर काम नहीं होता है। धरना प्रदर्शन अगर किया जा रहा है या फिर मैं करती हूँ, आप करते हैं, तो 1 महीने 1 हफ्ता 10 दिन तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। रिजल्ट नहीं है। धरनों से पनपी थी 10 साल पहले एक सरकार, जिसका नाम दिया केजरीवाल। अब उस धरने को धरने से काटा जाएगा। धरने से कोई भी चीज ना, एक बार कहते हैं ना, काट के हानि बार बार नहीं करती। तो धरने से उसने मुल्क बना के दिल्ली पे एक बार कब्जा कर लिया। अब उसका हम धरनों से वो कर पाए, मुझे नहीं लगता संभव है। उसके लिए हमें जमीन पे काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी यहाँ पे खास करके विकासपुरी क्षेत्र में की वही बात फिर से मैं वापस बोल रहा हूँ कि जनता को भी समझना चाहिए कि साफ सुथरे व्हाइट कुर्ते वाला नेता नहीं होता, या बड़ी गाड़ियों वाला नेता नहीं होता, या जो पैसे से, मोटे पैसे से टिकट खरीद के लाया वो नेता नहीं होता।
जो आपकी तरह जी रहा है आपकी समस्याओं को, और उस समस्याओं को उठा के वो निवारण करने की क्षमता रखता है या सोचता है, यदि सोचता भी है, क्योंकि क्षमता तो आप देंगे, जनता देगी। यदि कोई भी एक चीज पहले इन्वेस्ट करता है, चाहे वो दीवार पर पोस्टर लगाने के लिए, चाहे वो बड़े बड़े भंडारे के नाम पे जनता को इकट्ठा करने के लिए, मल्टीपल तरीके से जो जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है, और इन्वेस्ट करके वो साबित कर रहा है कि मैं नेता हूं आपका, मुझे चुनना। जो इन्वेस्टर होता है बिजनेसमैन होता है, नेता कभी नहीं। जो आपकी तरह सोच रहा है, आपकी तरह बोल रहा है, आपकी तरह दर्द महसूस कर रहा है, और फिर वो आगे आता है, तो आपका कर्तव्य बनता है उसका साथ देना, क्योंकि उसने आपके दर्द को समझा नहीं है, जिया है। और जब जो जिया है तो निवारण भी वही करेगा। कॉलोनियों की स्थिति का ये बात मैं आपके माध्यम से बोल्ड रूप से कहना चाहता हूँ कि कॉलोनियों के दुख दर्द का इलाज या दुख दर्द का निवारण कॉलोनी से ही हुआ। ये बहुत छोटा सा संदेश है, बिल्कुल बोल्ड संदेश है। आप बिजनेसमैन चुनोगे, आपके साथ बिजनेस होगा। बाकी आप जनता चाहती है कि यहाँ के समस्याओं का निवारण हो, तो आपकी समस्याओं को जो जी रहा है वही आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। सर जनता को ये बताइए कि हमारा नेता कहे तो जिस विधानसभा जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, इसमें हमारा जो नेता है वो कैसा होना चाहिए, या विधायक कहें या निगम पार्षद कहें, वो कैसा होना चाहिए? अभी के मौजूदा दौर में देखते हैं तो मैं जनता से सवाल पूछता हूँ, क्या विकासपुरी विधानसभा में नेता है क्या कोई? आप सोचिए 10, 12, 15, 20 चेहरे जो आपके ध्यान में आते हैं, जैसे हम कोई कल्पना करते हैं तो ये हो सकते हैं जी। तो ABCD के कॉलम में जो भी नेता आपके ध्यान में आते हैं, फिर उनका सिंगल आकलन कीजिए कि उनको आपने समय कितना दिया, चाहे वो हारे जीते उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने विश्वास किया। उन्होंने समाज ने जो समय उनको दिया उसमें उन्होंने क्या करके उनको रिटर्न दिया। और मेरा मानना, जैसे कि आपने पूछा कि नेता कैसा होना चाहिए, नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता, ना कि मैं ये नाली तुड़वाऊंगा और इसमें से कितने जेई को देना, कितने ए को देना, कितने मेरे पास आना है, वो कैलकुलेशन करने वाला बिजनेसमैन होगा, लुटेरा होगा, भ्रष्टाचारी होगा, नेता नहीं हो। आज के परिवेश में आप यहाँ के मौजूदा नेताओं से पूछिए कि उनका विजन क्या है विकासपुरी को लेके, सब कहेंगे अपने से ऊपर वाले का जो तरफ देखेंगे उनका नारा दोहराएंगे। उनके पास खुद के लिए ना सोच है, ना समझ है, ना कुछ भी नहीं है। आज बेसिक समस्या है नाली और सड़क के ऊपर क्या है आपके पास? विकासपुरी में बैंक नहीं, विकासपुरी में पोस्ट ऑफिस नहीं, विकासपुरी में हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल के नाम पे महेंद्र यादव जी एक बड़ा सा बिल्डिंग जरूर तैयार करवा रहे हैं, लेकिन उसमें कमीशन का परसेंटेज के ऊपर वो कब तक फाइनल होगा वो डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि इस कार्यकाल में फाइनल होगा, अगला कार्यकाल उनका रहेगा नहीं। लेकिन जहां तक कि उनकी मनोस्थिति को मैं समझता हूँ, चुनाव से पहले वो अधूरे हॉस्पिटल में उद्घाटन जरूर करवा देंगे, चाहे टाइल की जगह वहां पर तिरपाल बिछा के करें, लेकिन करवाएंगे। विपक्ष में कोई, और सबसे बड़ी बात है कि महेंद्र यादव जी के जीतने का स्ट्रेंथ है कि विपक्ष में कोई नेता नहीं, विपक्ष की एकजुटता से ही। और विपक्ष भी जब बनेगा, यहाँ का तो अब माहौल अलग हो गया, यहाँ का विपक्ष स्वयं जनता रहेगी, एक को चुन के एक को बढ़ाएगी और एक के साथ लग जाएगी, तो वो मजबूत विपक्ष बनेगा। अब विपक्ष नहीं, वो पक्ष में आकर उनके लिए काम भी करेगा, उनके हर उम्मीदों पे खड़ा भी करेगा। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि आप मौजूदा सभी नेताओं की तरफ देखिए और उनके पिछले कार्यकाल को देखिए। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, वैसे वो बात कहने वाली है और कहने वाली नहीं भी है। कहते नहीं, दूसरे पे उंगलियां उठाना बहुत आसान है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ना मेरे लिए, सर आपके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो आपने तो कह दिया इनकी बुराई, क्या काम नहीं कर रहे, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। सलाह देने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उस पे वर्क करने वाला, काम करने वाला बहुत ही कम है। तो आखिर जनता को आप बताएं कि आपका क्या मोटिव है? पहले तो मैंने किसी की बुराई नहीं की। यदि मैं मौजूदा विधायक पे उंगली उठाता हूँ तो उनके काम को देख के मैं उंगली उठाता हूँ। ऐसा हर उंगली उठाने का राइट
और हर को उठाना चाहिए, हर जनता के एक बंदे को उठाना चाहिए। हाँ। क्योंकि विधायक की जिम्मेदारी है क्षेत्र की समाज, जो नहीं हो रहा तो जिस जिसने वोट दिया उसको पूछना चाहिए। दूसरों की बुराई में और किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 10 साल से बचपन से ये देखा है कि किनका कार्यशैली कैसा रहा। आपने मेरे लिए पूछा है तो मैं बिल्कुल आपके माध्यम से क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं पैसा लगा के समाज सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं लगाऊंगा तो रिटर्न फिर भी मैं भी उसकी तरह हो जाऊंगा। यदि मैं दारू बांट के, यदि मैं शराब पिला के राजनीति करता हूँ तो मेरे से बेहतर पहले वाले जो बांट रहे हैं वो ज्यादा, फिर मेरा आना बेकार है। यदि मैं झूठ लालच दे के आपको भंडारों में पूरी खिला के फिर आपकी तरफ समाज सेवा करूंगा तो सेवा नहीं, वहां से मेरा स्वास्थ्य का शुरुआत होगा। जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं सबसे एक बात कहता हूँ और आपके माध्यम से बाकी जिन तक अभी अब पहुंचेंगे उनको भी कहता हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ कर सकता हूँ। आपकी आवाज उठा सकता हूँ, आपके साथ रह सकता हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी को क्या मजबूती देते हो, और मजबूती के बाद नहीं काम करते तब जिम्मेदारी। अभी मैं कह दूं कि आप थाने में जाओ, मैं कर दूंगा, मेरी बस के नहीं है, प्रशासन मेरे होल्ड में नहीं है। मैं कह दूं कि आपका बेहतर इलाज करवा दूंगा, मैं कैसे करवा सकता हूँ? मेरे को राइट्स नहीं है। इसको एक्सप्लेन करें जनता के लिए, क्या करेंगे आप? आजकल एक चलन चलता है, एक छोटा सा एक्सप्लेन, एक उदाहरण बताता हूँ। आजकल एक चलन चलता है कि बहुत सारे नेता ना क्या करते हैं कि सड़कों पे झाड़ू लगा के दिखाते हैं। यदि नेता ही झाड़ू लगाने के लिए है तो फिर एमसीडी का कर्मचारी किस लिए? वो भी तो सैलरी ले रहा है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा है और ये दिखावे के लिए झाड़ू। यदि मैं जिस पोस्ट पे हूँ वो काम छोड़ के मैं दिखावे के लिए झाड़ू लगाऊं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि उनसे झाड़ू लगवाना। सर झाड़ू भी तो वहाँ लगती है जहाँ तक कि मैं ग्राउंड पे जहाँ सफाई होती है। यस बिल्कुल। तो मैंने जब नेता का नाम लिया तो स्वतः ही क्लियर हो गया कि कैसे क्रिएट किया जाता है, वो सब जानते हैं। तो मैं तो उससे बिल्कुल अलग कह रहा हूँ ना कि जो उसके लिए सैलरी ले रहा है, जो इसके लिए उसको चुना गया है, उनको काम करना चाहिए ना। और नेता का क्या काम है? उनसे काम करवाना। लेकिन होता क्या है कि तेरी सैलरी का 20% है मेरा, तू बीड़ी पी, हाजिरी लगा, घर जा। तो सच्चाई है। मैं जो यदि कभी जनता साथ देती है, और हम हमेशा साथ है जनता में जहां तक पहुंचेंगे, तो किसी भी काम करने के लिए पहला होता है विजन, जो कि यहाँ के नेताओं में विजन है ही। मैं समस्याएं देखता हूँ, मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। जब मैं सुबह कभी 4 बजे निकलता हूँ इस नाले वाले रोड से, तो बहुत सारे बच्चे जो आर्मी की, पुलिस की या देश सेवा के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो दौड़ लगाते हैं। और इस नाले वाले रोड की स्थिति आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, होता रहता है और होता भी है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, बहुत ही दुखद है। क्या उनके लिए रनिंग ट्रैक नहीं बन सकता? जिस नाले के किनारे, मैं मोटा मोटा अपना रीजन बताता हूँ, नाले के किनारे जो बाउंड्री है, बाउंड्री के साथ में जो कचरा डालने के लिए और गलत काम करने के लिए चुना जाता है, क्या हम उसमें रनिंग ट्रैक नहीं बना सकते? इतना बड़ा काम है क्या? नहीं है। कर सकते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप एक तो विकासपुरी में, तो विकासपुरी फ्लैटों में है, तो अपार्टमेंट्स में है, दूसरा है उत्तमनगर विधानसभा में, उसके बाद हमारे उसमें क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस नहीं है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि आज के जमाने में, ईमेल के जमाने में, मैसेज के जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में पोस्ट ऑफिस की जरूरत, ये भी मतलब कि पुरानी सोच का आदमी नहीं। मेरी सोच जब वहां पे आपको समझ में आएगी, जब आपके घर के बच्चा कोई तैयारी कर रहा है, अब वो पूरे सालों भर वो मेहनत करता है, उसका नौकरी लगता है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो पता चलता है कि वो जब डेट निकल चुका है तब उसके पास या तो लेटर पहुंचता है, नहीं तो नहीं पहुंचता। उस बच्चे की मेहनत से पूछेंगे तब जाके पोस्ट ऑफिस की क्यों जरूरत है, तब समझ आएगी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे हर जगह पे ड्रग्स लेने का व्यापार खोला गया। आज भी विकासपुरी विधानसभा का 90% आबादी उस टूटे फूटे सड़े हुए दीनदयाल पे डिपेंड करता है। और वहाँ क्या गत होती है इलाज करने वाले के लिए, यहाँ पे सब जनता जानती है। अक्सर जो है सरकारी हॉस्पिटल, थानों की हालत कहते हैं कि कोई भी क्राइम करो, जेल आती है तो उसको सजा के तौर पे देखता है, वो सुधार होता है। असली सजा क्या होती है ना, जब थाने के बाहर कोई पीड़ित आदमी जिसके साथ कुछ हुआ हो
और उसको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे गेट के बाहर रख के इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है कि उसके मन से ना न्याय की भावना दूर हो जाती है। वो अपने आप को कोसता है कि मैं पुलिस थाने क्यों आ गया, 100 नंबर पे कॉल क्यों किया। उन भावनाओं के आदर में उनको ठीक करने की मैं समझ रखता हूँ और वो उसको मैं देखता हूँ। ये आपको कोई नेता नहीं बताएगा। नेता हर जगह सिर्फ नाली और पानी और उसके बाद सड़क, इससे तीसरी चौथी बात बोले तो ज्यादा से ज्यादा बिजली की बात बोलेगा। इसके अलावा कुछ विजन नहीं है। आपके पास पोस्ट ऑफिस नहीं है, आपके पास बैंक नहीं है, आपके पास अच्छा एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है समाज सेवी, जैसा मैंने बताया नेता नहीं बेटा वाले को शब्द में बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। धंधा क्या चल रहा है? आधार कार्ड बनवा देंगे, पहचान पत्र बनवा देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ तुम दलाल हो गया? और कौन एथराइज करता है आपको कि आप बनवाएंगे? यदि कोई भाई कोई बहन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके विधायक ऑफिस, पार्षद ऑफिस या किसी भी तीसरे चौथे के पास जमा करवाता है, उसके डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी क्या है? आज डिजिटल युग में इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं, उससे क्राइम होता है। यदि मेरी सोच होती तो सिर्फ विकासपुरी के एक कोने पे आधार सेंटर नहीं होता, हर वार्ड में आधार सेंटर हो, हर वार्ड में एथराइज आपका वोटर आईडी कार्ड बनने का हो, जो एथराइज लोग ही उसका डॉक्यूमेंट ले। लेकिन विधायकों के, पार्षदों के दफ्तरों में हजारों की संख्या में इनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे आपके वोटर आईडी कार्ड हो। उनसे क्या खिलवाड़ होगा, नहीं होगा, रद्दी की तरह बेचे जा रहे हैं। जनता को नहीं पता। आप समझदार हैं, आज की युवा समझदार है कि कितना डिजिटल क्राइम बढ़ चुका है। आधार मतलब आप अपने आप को जितना नहीं जानते वो आधार सोचना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स देने से पहले। तो बिना एथराइज नंबर एथराइज आदमी को किसी ने कैंप लगा दिया, आप मेरे पास फॉर्म जमा करवा दो। ये सुनने में छोटी चीजें हैं। ये भी समाज सेवा कर रहे हैं सर। हाँ, तो समाज सेवा कैसे? बहुत सारे समाज सेवक ऐसे ही समाज सेवाओं के कारण बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं कि भैया आज SBI के ATM में पैसे निकालने गया, 2000 निकाले, मेरा अकाउंट खाली हो गया। ऐसा होता है, ऐसा होना PNB के अकाउंट में गया तो इतना खाली हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? मैं नहीं कहता कि वो विधायक हो सकता है जिसके आपने जमा किया है वो विधायक सही है, लेकिन उसके नीचे जो काम करने वाला क्या सही है क्या? कहां से आपकी कौन सी जानकारी लीक की जा रही है, कैसे पता चलेगा? एथराइज सेंटर होना चाहिए। अच्छा, आज के टाइम में एक देश में और खास करके विकासपुरी में बहुत सारी समस्याएं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की। उनके वोटर्स ID कार्ड कैसे बनते हैं? अनऑथराइज्ड पर्सन ऐसे ही बनवाता है। तो ये सब तो धीरे धीरे जब समस्याएं देखेंगे तो ये आपकी समस्या पूरे देश की समस्या से रिलेट करती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे अभी जनता को क्या राय देना चाहेंगे सर, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जनता को बस यही सलाह मैं देने वाला कौन होता हूं? सलाह भी देंगे सर कि सही क्या है, मैं वही कह रहा हूँ, सलाह तो नहीं दूंगा, बस आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि आपको पिछले 20, 25, 30 सालों से ना नालियों के नाम पे लूटा गया है, सड़कों के नाम पे आपके घर दबाए गए हैं। अब निकल के बाहर आइए, बाकी मूलभूत सुविधाओं के लिए आप पूछिए, और मौजूदा सबको आप देख चुके हैं, सबको आप जानते हैं, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा। सबने आपको अगले दिसंबर या जनवरी में चुनाव होना है, चुनाव आपको डेट से नहीं पता चले तो आजकल विधायक भी बाइक से गलियों में घूमने लगे, ये चुनाव आने के संकेत हैं। आजकल बहुत सारे सफेद पोष जो पिछले 4.5 साल से सोए हुए थे, हर कचरे के ढेर पे जाके वीडियो बनाने लगे। अच्छा, इसमें हमें भी गिन सकते हैं, लेकिन वो गिनेंगे जो अभी देख रहे होंगे। मैंने पिछले 10 साल से इस पे आवाज उठाया है। हाँ, खास करके जो बाकी जो अपना सोशल वर्क और सामाजिक जितना अपने से हो पाता है वो तो पिछले 15-20 साल से चल रहा है, लेकिन 10 साल से जो ये सड़क और इसकी समस्या समय समय पे बालाजी चौक के ऊपर बहुत बोला, कर्नल भाटिया रोड के ऊपर बहुत बोला, अभी भी बोल रहे हैं। तो चुनाव नजदीक है, विधायक जी का बाइक पे घूमना, कुछ सफेद पोषों का कूड़े घरों में घूमना, ये चुनाव की हार का संकेत है। तो आप भी अपनी बुद्धि खोलिए, अपने आप के समझ को विस्तार कीजिए। हर बार आप 5 साल के लिए ठगे जाते हैं, अब की बार अपने जैसे को सोचिएगा कि ठगा जाऊंगा। और फिर से मैं कहता हूं कि मैं भंडारा लगा के आपको नहीं बुला सकता, कैपेसिटी है नहीं है, लेकिन मैं प्रलोभन देके बुलाऊं तो फिर मैं भी उन्हीं की कैटेगरी में गिना जाऊं। यदि मैं दारू पिला के बुलाऊं
तो उन्हीं की कैटेगरी में गिना दूंगा। किसी को भी चुनिए जो आपके जैसा हो, आपके दर्द को समझता हो, आपके दर्द को जीता हो, आपके दर्द को ठीक करने का या उसका सोच हो कि क्या बदल सकता है। इतनी तो हर कोई समझ रखता है कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। इस बार किसी प्रलोभन में बताइए, अगले 5 साल में विकासपुरी की समस्या बहुत सारी दूर हो जाएगी। लाखों रुपए में बैंकेट हॉल बुक नहीं करना पड़ेगा। 10,000 वाला फिर से वही सरकारी मैरिज हॉल जो कम्युनिटी सेंटर बहुत अच्छा कर दिया जाएगा कि 10,000 में बुक कर पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा, एक छोटा सा विषय लेके खत्म करेंगे। एक लोग लालच चला दिया है कि डीटीसी में टिकटें फ्री महिलाओं के लिए हो या ना हो, लेकिन मैं ये सोच रखता हूँ ना, हमारी जो सोच है कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री हो या ना हो, लेकिन यदि कोई सरकारी स्कूल अपने क्षेत्र में है और उस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से आता है, प्राइवेट स्कूल के तर्ज में उसमें फ्री में वैन लगवाएंगे। वैन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक तो क्राइम रुकेगा। आपकी बहन बच्चियां जाती स्कूल में पढ़ने के लिए, स्कूल से बाहर निकलते ही उसको बहुत सारे लफंगे टाइप के लोग जो ड्रग्स और इससे पीड़ित रहते हैं, वहां पे निकलने वाली बच्चियों का हर दिन जीना दूर भर करते हैं, उनका प्रॉपर इलाज हो। आपके मंदिरों के आसपास जो गंदगी फैलती है किसी भी तरह की, चाहे वो कूड़े कचरे की गंदगी हो, सामाजिक हो, मानसिक गंदगी हो, सबको ठीक करने का काम करेंगे। तो ये विजन मेरा नहीं, हर नेता का होना चाहिए। सिर्फ नेता मैं अपने वाले का बड़े का जयकारा लगाऊं उससे नेता बन जाऊं, मेरी समझ में ना तो वो अपने लिए भला कर रहा है, ना समाज के लिए भला कर रहा है, खुद को भी ठग रहा है, समाज को भी ठग रहा है। लेकिन इन सब के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को पहचानने के साथ साथ उस अधिकारों की मांग और जिम्मेदारी से मांग करनी है। बहुत धन्यवाद आपका सर आए। तो साथियों, आज जितेंद्र शर्मा जी से मुलाकात करी और इन्होंने जो कुछ भी बताया तो एक अवेयरनेस भी ये फैलाई है कि ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए। आम जनता जो है वो जागरूक हो हर चीज को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि ना हमारी बातें आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी राय हो, कोई भी समस्या हो, हमें आप बताइए, हम आपकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे आपको उस बुलंदी पर पहुंचाने की, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।